हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्थिति यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कोशिका या सेल की कंप्लीट थ्योरी वाली क्लास करने वाले हैं। इसमें हम कोशिका विज्ञान की संरचना, कार्य और जीवन चक्र को देखेंगे। यह आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस और पीएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। हमारे शरीर का निर्माण अरबों कोशिकाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार ईंटों से घर बनता है, उसी प्रकार कोशिकाओं के शरीर का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। कोशिका विज्ञान का अर्थ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं की संरचना, कार्य, उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। आधुनिक समय में इसे कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। साइटो यानी कोशिका, सेल, लॉजी यानी अध्ययन। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं। कोशिका का इतिहास। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने कॉप में सबसे पहली मृत कोशिका की खोज की और इसे सेल्यूलर नाम दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में इन्होंने तालाब के जल में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने सन 1838 से 39 में किया था। सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं। सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में कहा, इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने कहा, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला अपवाद है, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। कोशिका के मुख्य भाग। एक प्रारूप कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बाहरी आवरण, जीवद्रव्य या कोशिका। बाहरी आवरण में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती है। जीवद्रव्य में कोशिका के अंदर मौजूद संपूर्ण जीवित तरल पदार्थ। कोशिकांग। कोशिकांग में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति। यह केवल पादपों, जीवाणुओं और कवक में पाई जाती है। जंतुओं में अनुपस्थित होती है। पौधों की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की भित्ति एपिटोलाइगिन की बनी होती है। आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली। यह जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाने वाली बाहरी और पतली लचीली परत है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसे लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। यह आधपारगम और चयनात्मक झिल्ली होती है। इसका कारण यह कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। फ्लूइड मॉजिक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। जीवद्रव्य। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। पुरकिंजी 1839 ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग पुरकिंजी ने 1839 में किया था। हक्सले के अनुसार जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसमें लगभग 80% जल होता है। मुख्य तत्व ऑक्सीजन 65% और कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% होती है। आगे देखते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच तरल पदार्थ है। इस जीव में सारी कोशिकांग तैरते रहते हैं। केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर मौजूद तरल पदार्थ, इसमें क्रोमेटिन, धागे और कर्णिका मौजूद होती है।
आगे देखते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस ब्राउन ऑब्जर्व, इसकी खोज केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है जो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है जो माता पिता से लक्षण बच्चों में ले जाता है। आगे देखते हैं। कंडकान, इसकी खोज फोंटाना ने की थी जबकि बोमन ने इसे न्यूक्लियस नाम दिया। यह केंद्रक के अंदर मौजूद एक गोल संरचना है, इसमें झिल्ली नहीं होती है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम का निर्माण करना होता है। क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। गुणसूत्र, केंद्रक द्रव्य में धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका विभाजन के समय यह सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। नामकरण बाल्डेयर ने 1888 में दिया था। फिर एक गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में 40 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। चिंपैंजी में 48 और 24 जोड़े होते हैं और कुत्तों में 78 और 39 जोड़े होते हैं। आगे देखते हैं। डीएनए पूरा नाम है ड्रॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह सभी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल एलेक्स मॉडल दिया जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में होता है लेकिन थोड़ी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। आगे देखते हैं। आरएनए, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसकी संरचना या डीएनए के विपरीत सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए संदेश लाता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए यानी अमीनो एसिड लाता है। आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। यह 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने 1886 में की थी। खोज अल्टमान ने 1886 में की थी और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल बेंडा ने किया था। यह कोशिका का श्वसन होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलाडे ने 1955 में की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है और इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है राइबोसोम का। इसी कारण इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अंतःप्रदेपी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज पोर्टर ने की थी। केआर पोर्टर ने की थी। यह कोशिका के अंदर नालिकाओं का एक बहुत बड़ा जाल है जो केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है। यह कोशिका को आंतरिक ढांचागत सहायता प्रदान करता है इसलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। अंतःप्रदेप जालिका को यह पदार्थों के परिवहन का कार्य भी करते हैं। आगे देखते हैं। ईआर के प्रकार अंतःप्रदेप जालिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार देखते हैं। यह खुरदरी अंतःप्रदेपी जालिका, इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके रहती है जिससे यह खुरदरी रहती है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। चिकनी अंतःप्रदेपी जालिका, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। यह लिपिड वसा और स्टेरॉइड के निर्माण में मदद करती है। यह यकृत में विषैले पदार्थों के निराविषीकरण में भी सहायक होती है। आगे देखते हैं। गोल्गी कार, इसकी खोज केविन लोब गोल्गी ने 1898 में की थी। यह पादपों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। यह कोशिका में संश्लेषित पदार्थों प्रोटीन लिपिड की पैकेजिंग
और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी या मैनेजर कहा जाता है। कोशिकाएं को यह लाइसोसोम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में की थी। यह एक थैली जैसी संरचना है जिसमें अत्यंत शक्तिशाली जल अपघटक एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम का कार्य है कोशिका के अंदर आने वाले हानिकारक पदार्थों और पुराने अंगों को नष्ट करना होता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। इसी कारण से कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग या एटम बम भी लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे देखते हैं लवक। लवक केवल एक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। इसकी लवक की खोज हैकल ने 1865 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इनमें भी अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: हृदय लवक, बर्डी लवक, अवर्डी लवक। लवक मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें पायण रहित नमक वर्ण मौजूद होता है। पायण हरित के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इसी कारण हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बैणी लवक और अबैडी लवक। बैणी लवक या रंगीन लवक होते हैं, हरे रंग को छोड़कर लाल, पीला, नारंगी। यह फूलों और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। बैणी लवक उदाहरण के लिए यह टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन पाए जाते हैं। अबैडी लवक में यह रंगहीन लवक होते हैं। यह पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़ें, भूमिगत तना। वहाँ पर अबैडी लवक पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन, स्टार्च, वसा का संग्रह करना। आगे देखते हैं रसधानी या जिसे रिक्त का भी कहा जाता है। कोशिका के अंदर जल, तरल पदार्थ और अपशिष्ट को स्टोर करने वाली थैलियां रसदानी कहलाती है। पादप कोशिका पादपों में यह बहुत बड़ी होती है और कोशिका का 50 से 90% हिस्सा घेर लेती है। जंतु कोशिका जंतुओं में यह या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। रसदानी की बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसी कोशिका का स्टोर हाउस भी कहते हैं। आगे देखते हैं तारक काय। इसकी खोज टी बोवेरी ने 1888 में की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादपों में यह अनुपस्थित होता है। यह केंद्र के पास स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य तारक काय का है। यह कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जंतु कोशिका में स्पिंडल फाइबर तरकु तंतु का निर्माण करता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए वह कोशिका विभाजन नहीं होता है। आगे देखते हैं कोशिका का कंकाल। यह प्रोटीन के तंतुओं और नलिकाओं का एक विस्तृत जाल है जो कोशिका द्रव्य में फैला होता है। इसके मुख्य घटक हैं माइकोट्यूबुलस, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसके कार्य हैं कोशिका को यांत्रिक सहारा देना और कोशिका के आकार को बनाए रखना, सीलिया और फ्लैजेला की गति में मदद करना। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो यानी प्राइमेटिव प्राचीन और कॉरियन यानी न्यूक्लियस केंद्रक। यह अविकसित कोशिकाएं होती हैं। इसमें स्पष्ट केंद्र नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और डीएनए कोशिका द्रव्य में ही रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और ईआर अंतःप्लद जल का क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इसमें उदाहरण के लिए जीवाणु, बैक्टीरिया, नील, हरे शैवाल। आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यू यानी सत्य, ट्रोइन यानी न्यूक्लियस केंद्रक। यह
पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं होती हैं। इसमें स्पष्ट और पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है। सभी झिल्ली युक्त अंग माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाएं, लाइसोसोम आदि उपस्थित होते हैं। इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के साथ ही 70S माइटोकॉन्ड्रिया लवक में होते हैं। उदाहरण के लिए पादप, जंतु, कवक और प्रोटिस्ट में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। आगे देखते हैं जंतु कोशिका। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली होती है। लवक अनुपस्थित होता है। रसधानी या तो नहीं होती है या बहुत ही छोटी होती है जंतु कोशिका में। इसमें तरक्कार और लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। इनका आकार लगभग गोलाकार या अनियमित होता है जंतु कोशिका का। आगे देखते हैं पादप कोशिका, प्लांट सेल। इनमें सेलुलोज की बनी मजबूत कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। काश संश्लेषण के लिए कवक, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो केंद्रक को किनारा देती है। तालक्कार आमतौर पर अनुपस्थित होते हैं। इनका आकार निश्चित और चौकोर या आयताकार होता है पादप कोशिका का। आगे देखते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का परिचय। यह एक मात्र कोशिका का विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। सर्वप्रथम बिरचाओ ने 1855 में इसे देखा था। महत्व शरीर की वृद्धि, मरम्मत, घाव भरने और प्रजनन के लिए यह अत्यंत आवश्यक होती है। कोशिका विभाजन का मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, जैसे आसूत्री, समसूत्री या अर्धसूत्री। आगे देखते हैं आसूत्री विभाजन मतलब यह सबसे सरल प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। यह मुख्य रूप से अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल और ईस्ट अमीबा में होता है। प्रक्रिया इसमें सबसे पहले केंद्रक लंबा होता है, सीधे 2 भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में बढ़ जाता है। इसमें क्रोमोसोम, गुणसूत्र या स्पिंडल फाइबर स्पष्ट निर्माण नहीं होता है। आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन। इसकी खोज वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी। यह कायकीय कोशिकाओं जैसे शरीर बनाने वाली कोशिकाओं में होता है, जैसे बाल, त्वचा, नाखून की वृद्धि में समसूत्री विभाजन होता है। इसमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं। बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान बराबर रहती है। आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन की अवस्था। प्रोफेज। प्रोफेज यह सबसे लंबी अवस्था है। गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। केंद्र झिल्ली गायब होने लगती है। मेटाफेज। यह गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर आ जाते हैं और गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए यह सबसे अच्छी अवस्था है। एनाफेज। यह सबसे छोटी अवस्था है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचने लगते हैं। टीलोफेज। यह प्रोफेज की उल्टी अवस्था और नई केंद्रक झिल्ली बन जाती है और 2 केंद्रक तैयार हो जाते हैं। आगे देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसका नामकरण फॉर्मर और मूर ने किया था। यह केवल जनन कोशिकाओं जैसे शुक्राणु अंडाणु बनने के समय में होता है। इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, 46 से 43 हो जाती है। इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है जिससे अनुवांशिक विविधता आती है। प्रोपेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में। आगे देखते हैं कोशिका चक्र। इसमें कोशिका विभाजन से पहले की तैयारी को इंटरफेज कहते हैं। यह चक्र का 95% समय लेती है। ये बन कोशिका वृद्धि करती है और आरएनए प्रोटीन बनाती है। सिंथेसिस अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। गैप 2 कोशिका विभाजन के लिए अंतिम तैयारी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दुगने होते हैं। एम फेज वास्तविक विभाजन का चरण होता है। आगे देखते हैं अंतरप्रोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के लक्षण। जैसे
केंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में। केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अविकसित अनुपस्थित होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित और उपस्थित होता है। केंद्रक कोशिकांग को देखें तो इसमें झिल्ली वाले अंग नहीं होते हैं। इसमें सभी झिल्ली वाले अंग होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। राइबोसोम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में 80S मुख्य रूप से होते हैं। श्वसन को प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। उदाहरण के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु नील हरे शैवाल में होती है और यूकेरियोटिक कोशिका पादप और जंतु और कवक में होती है। आगे देखते हैं पादप और जंतु कोशिकाओं में, जैसे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के लक्षण। जैसे कोशिका वृद्धि पादप कोशिका में उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। लवक पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित और जंतु कोशिका में उपस्थित, विभाजन में सहायक होते हैं। रिक्तका यह पादप कोशिका में बहुत बड़ी और स्थायी होती है और जंतु कोशिका में रिक्तका छोटी या अनुपस्थित होती है। संचित भोजन पादप कोशिका में स्टार्च द्वारा और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन द्वारा। आगे देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। शर्करा डीएनए में डीऑक्सोराइबोसोम और आरएनए में राइबोसोम। चाणक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन होता है। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। इसकी संरचना डबल हेलिक्स द्विकुंडलित होती है डीएनए की, और आरएनए की संरचना सिंगल स्ट्रैंड और एकल धागा होती है। इसके कारण डीएनए अनुवांशिक सूचनाओं का संवहन करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। आगे देखते हैं अंतर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। जैसे कि यह कहाँ होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में। कोशिका का निर्माण समसूत्री में 2 नई कोशिकाएं बनाते हैं और अर्धसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। गुणसूत्र मर्द कोशिका के समान होती हैं और मातृ कोशिका से आधी हो जाती हैं। क्रॉसिंग ओवर समसूत्री विभाजन में नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन में होता है, लेकिन आनुवंशिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण खोजें और वैज्ञानिक नाम देखते हैं। जैसे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। जीवित कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने 1838 से 39 में दिया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में की और नाम दिया कार्ल बेंडा ने। आगे देखते हैं राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलाडे ने 1955 में की। गोल्जी की कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की। लाइसोसोम की क्रिश्चियन डी डुबे ने 1955 में की। गुणसूत्र का नाम बार्लियर ने 1888 में दिया। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पॉटसन और क्रिक ने 1953 में। अंतःप्रदेश जल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आर पोर्टन ने की। आगे देखते हैं कोशिकांगों के उपनाम। जैसे कि पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं, आत्महत्या की थैली राइबोसोम को कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस को गोल्जी और रसोई घर को हरित लवक कहते हैं, और कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को न्यूक्लियस को कहते हैं। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जैसे एसएससी, रेलवे, स्पेशल, जैसे कि कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण, जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइटोप्लाज्मा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। किसमें कोशिका का विभाजन बिल्कुल नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जैसे यूपीएससी, पीएससी, जैसे कि
क्वेश्चन है, राइबोसोम के नष्ट होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है। वायरस पर एंटीबायोटिक का असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह वायरस के पास अपनी खुद की कोशिका मशीनरी नहीं होती है। वे होस्ट सेल का उपयोग करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन ही क्यों होता है? क्योंकि परिपक्व आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस और लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, जिससे यह खुद की मरम्मत नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं, मेमोरी ट्रे डीएनए में पाए जाने वाले क्षारक जैसे एटीजीसी, एट द गोल्फ कोर्स, यानी ए यानी एडेनिन जो जोड़ता है, टी यानी थाइमिन, जी यानी गुआनिन और सी यानी साइटोसिन आदि महत्वपूर्ण तत्व डीएनए के, जैसे कि डीएनए के दोनों धागे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जी और सी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आरएनए के मामले में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। आगे देखते हैं, वन लाइनर डिवीजन में जैसे सेल वॉल केवल पौधों में, फंगस में होते हैं। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में होता है। प्रोटीन राइबोसोम में बनता है और पैकेजिंग गोल्गी काई में होती है। लाइसोसोम में जलद घटक एंजाइम होते हैं। समसूत्री विभाजन से 2 और असूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लास देखने को मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।